नमस्कार, मैं हरकिरत सिंह। आज की वीडियो में लेके आया हूँ आपके लिए भारत की मिट्टियाँ। तो भारत की मिट्टियों को देखेंगे भी और समझेंगे भी, तो बने रहिए मेरे साथ में। तो बढ़ते हैं भारत की मिट्टियों की तरफ। देखिए, सबसे पहले भारत की मिट्टियाँ जो टॉपिक है ये ऑलराउंडर है, सभी परीक्षा के लिए आपको इम्पोर्टेंट है। इसके बाद देखते हैं कि भारतीय जो कृषि अनुसंधान केंद्र नई दिल्ली में है उसके द्वारा इन मिट्टियों को, जो भारत की जो मिट्टियां हैं उनको मुख्य रूप से 8 भागों में बांटा गया है। मुख्य रूप से अगर देखते हैं हमें तो मुख्य रूप से 8 भागों में बांटा गया है। और 8 भाग, यहाँ पे 8 भाग में। और जब इसके उप विभाजन बात करते हैं ना, उप विभाजन की बात करें तो 27 इसके उप विभाजन किए गए हैं। जैसे रेतीली मिट्टी है तो रेतीली के ही आगे भूरी रेतीली हो जाएगी, ब्लू रेतीली हो जाएगी। इस प्रकार से अलग अलग डिवाइडेशन किए गए हैं। तो ये मिट्टियाँ कौन कौन सी हैं, तो सबसे पहले इनको देखते हैं। इन मिट्टियों में आता है हमारे पास में पहले ब्लैक सॉयल यानी कि काली मिट्टी। दूसरी है हमारे पास में एलुवियल, ये होती है हमारे पास में जलोढ़ मिट्टी होती है। ध्यान रखिएगा, जलोढ़ मिट्टी को ही कांप मिट्टी भी कहते हैं। कांप मिट्टी या कच्छारी मिट्टी जो होती है ये जलोढ़ मिट्टी ही होती है। रेड सॉयल, नाम से ही समझ सकते हैं आप, ये कौन सी है, लाल मिट्टी है। उसके बाद में लेटेराइट मिट्टी। नेक्स्ट आता है डेजर्ट सॉयल यानी कि रेतीली मिट्टी, ठीक है, बने रहिएगा। उसके बाद में आती है फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉयल यानी कि वनीय और पर्वतीय मिट्टी। इसे वनीय मिट्टी भी कह देते हैं या इसे पर्वतीय मिट्टी भी कहा जाता है। इसके बाद में आती है एल्कालाइन सॉयल जो होती है, ये होती है क्षारीय मिट्टी, क्षारीय जहाँ इसे कह देते हैं लवणीय मिट्टी, ओके। और फिर आता है हमारे पास में पीट और मर्शी यानी इसे कहते हैं पीट मिट्टी या इसे कहते हैं जैविक मिट्टी। तो ये हमारे पास में सबसे पहले आ गया मिट्टियाँ। ये तो हैं भारत की मिट्टियाँ जो कि मुख्य रूप से 8 हैं। इनमें आप देख सकते हैं यहाँ हमारे पास में ए नंबर में शो कर रहा है, ये ब्लैक सॉयल है, ये हमारे पास में एलुवियल है, और यहाँ पे आ जाएंगे रेड सॉयल के अंदर, और ये आ जाएंगे हमारे पास में लेटेराइट के अंदर भी ये से मतलब कि लेटेराइट जो मिट्टी होती है इसे लाल लोमी मिट्टी कहते हैं। लाल लोमी यानी ये मिक्स है ना, तो ये लाल भी नहीं है, पूरी काली भी नहीं है, मिक्स है ये। और इसके बाद में आती है हमारे पास में रेतीली, इसे आप जानते हैं भली भांति, ये रेतीली मिट्टी है। और ये आ जाती है हमारे पास में फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉयल यानी कि वनीय एवं पर्वतीय मिट्टी। इसके बाद में आ गई यहाँ पे एल्कालाइन क्षारीय मिट्टी है। क्षार देख सकते हैं ऊपर बिल्कुल लवण आया हुआ है, ऊपर इसके नमक की मात्रा, जैसे आप देखते होंगे कहीं पर पानी खड़ा था पहले और वो पानी सूख गया है तो वहाँ पर वाइट परत आ चुकी है। तो वो वाइट जो परत है इसका मतलब वो जो मिट्टी है ना वो अब वो क्षारीय हो चुकी है। और फिर उसके बाद में आती है पीट या मर्शी यानी कि जैविक मिट्टी, जिसके अंदर जैविक तत्व वगैरह होते हैं। ये दलदल भी होती है, जैसे आप देखते हैं कि दलदल में अगर आप चले गए तो फिर वो आप नीचे की ओर धंसते ही जाओगे, तो वो दलदल मिट्टी जो होती है वो पत्तों के नीचे होती है और वो मतलब कि जैविक पदार्थों के अंदर ही होती है, इसीलिए वो पीट मिट्टी या इसको जैविक मिट्टी कहा जाता है। अब हम देखते हैं इसका एरिया वाइज, जो कि है कि भारत के अंदर की कौन सी मिट्टी कहाँ पर है और उसकी विशेषता क्या रहेगी। अब हम उसके बारे में देखने वाले हैं। चलिए देखें, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम जलोढ़ मिट्टी से। तो जलोढ़ मिट्टी जो है ये भारत में सर्वाधिक पाई जाने वाली मिट्टी है। सबसे ज़्यादा जो क्षेत्रफल है वो जलोढ़ मिट्टी का ही आता है। 43% जो मिट्टी है पूरे भारत की जितनी मिट्टी है उसका 43% जो भाग है वो जलोढ़ मिट्टी का है। और जलोढ़ मिट्टी आप सब जानते हैं कि ये मिलेगी हमें नदियों के क्षेत्र में। हालांकि
भौतिक प्रदेशों की बात करते हैं तो सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश माना जाता है प्रायद्वीपीय पठार, और मैदान तो बाद में आते हैं, लेकिन फिर भी मैदानों के अंदर ही जलोढ़ मिट्टी मिलेगी। और फिर ये जलोढ़ मिट्टी इतनी अधिक कैसे है, हालांकि पठारों में तो काली मिट्टी है तो वो ज़्यादा होनी चाहिए थी, तो उसको हम आगे देखेंगे, क्योंकि पठारों के अंदर भी जो मिट्टी है वो दो प्रकार से यहाँ पे डिवाइड है, यहाँ इस प्रकार से, इसीलिए जलोढ़ मिट्टी का परसेंटेज सबसे अधिक आता है। उसके बाद देखिए ये क्या होती है, ये सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है, उपजाऊ मिट्टी होती है। और इसके अंदर क्या है कि इसके निर्माण के क्रम में अगर हम बात करते हैं तो इसको दो भागों में बांटा जाता है। निर्माण क्रम की बात करते हैं तो इसके दो भागों में बांटते हैं। एक होती है हमारे पास में बांगर मिट्टी और एक होती है खादर। बांगर और खादर मिट्टी। बांगर मिट्टी यानी कि जो पुरानी जलोढ़ है वो क्या कहलाएगी, बांगर कहलाएगी। जहाँ पहले नदियों का पानी जाता था वर्तमान में नहीं जाता, उस क्षेत्र में पड़ी पड़ी जो मिट्टी है वो बांगर हो गई है। तो ये जो बांगर मिट्टी है ना, ये हमें नदियों के किनारे, जैसे यहाँ पे हमारे पास में गंगा नदी है, इस गंगा नदी के अगर हम देखते हैं तो गंगा नदी के पास में तो हमें मिलेगी खादर मिट्टी, लेकिन उससे दूर जाएंगे ना, जैसे जैसे गंगा नदी से दूर की ओर जाएंगे हमें बांगर मिट्टी मिलना शुरू हो जाएगी। और अगर हम गंगा के क्षेत्र में देखते हैं बांगर मिट्टी कहाँ पर मिल सकती है, तो वो मिलेगी हमें इस एरिया से लेकर के, यहाँ से इस एरिया से लेकर के इस एरिया तक हमें बांगर मिट्टी मिलेगी। उसके बाद में डेल्टे के नज़दीक, जहाँ डेल्टा होता है उसके नज़दीक मिट्टी जो होती है वो खादर मिलती है। उसके बाद देखिएगा जरा, फिर देखनी है आपने बात इसमें जो होती है ना, इसमें नाइट्रोजन की मात्रा सामान्य होती है। इसमें नाइट्रोजन जो होता है, नाइट्रोजन और जैविक पदार्थ, नाइट्रोजन व जैविक पदार्थ जो होते हैं ये कैसे होते हैं, सामान्य होते हैं, सामान्य होते हैं। और अगर हम बात करें इसमें फास्फोरस की, तो ये पोटाश और फास्फोरस जो होता है ये अधिक मात्रा में, पोटाश और फास्फोरस ये बिल्कुल ही कम मात्रा में पाया जाता है, यानी इसका अभाव होता है इस मिट्टी के अंदर। ओके, तो ये हो गया। और इसका जो क्षेत्र है मैंने आपको बता दिया। और ये जो मिट्टी है, इस मिट्टी का जो क्षेत्र है वहाँ पे किसका उत्पादन किया जाएगा, तो वहाँ मिलेगा हमें गेहूँ, चावल और गन्ना, गन्ने का उत्पादन मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं दूसरी अपने पास में खादर की बात करते हैं। तो खादर मिट्टी जो होती है, तो ये उपजाऊ होती है, बांगर की अपेक्षा ये क्या होती है, उपजाऊ होती है। और ये नदी के मुहाने, नदी बेसिन का जो मुहाना होता है, ये आगे का मुहाना मैंने आपको बताया, ये जो आगे का जो क्षेत्र है इस क्षेत्र में ये अधिक मात्रा में मिलती है। अब इस इलाके में मिलेगी तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि ये बांग्लादेश का इलाका है और पश्चिम बंगाल का इलाका है। इस इलाके में अगर हम बात करते हैं तो सबसे अधिक उत्पादन किसका होता है, जूट का। तो जूट और यहाँ पे चावल भी रहेगा। क्लियर है, तो जूट और चावल अपने को ध्यान रखने हैं। और ये सबसे उपजाऊ मिट्टी है। और इसमें अगर हम देखते हैं तत्व कौन से पाए जाते हैं, तो यहाँ जैविक और नाइट्रोजन जो तत्व होते हैं, जैविक तत्व, नाइट्रोजन तत्व और कैल्शियम जो होते हैं, जैविक नाइट्रोजन और कैल्शियम की अधिकता होती है, कैल्शियम की क्या होती है, अधिकता होती है। इसमें अधिकता पाई जाती है, हालांकि ऊपर वाले में नहीं पाई जाती, बांगर में अधिकता नहीं पाई जाती। ओके, तो ये थी हमारे पास में बांगर और खादर यानी कि जलोढ़ मिट्टी। और इसका क्षेत्र हमने देख लिया है कि ये जो क्षेत्र आपको नदियों का क्षेत्र मिल रहा है, ये पूरा का पूरा, ये जो ग्रीन पार्ट्स आपको मिल रहा है, ये पूरा कौन सा है, अपनी एलुवियल सॉइल है, ये एलुवियल सॉइल है। ये देखिए, आप इसका कलर देखिए और उस कलर को मैच कीजिए कि ये कहाँ पे मिलेगी। क्लियर है? ओके, उसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट आगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं इस कलर को मैच करें आप इसके साथ में। ओके, नेक्स्ट हम दूसरे नंबर पे देखते हैं लाल पीली मिट्टी। लाल पीली मिट्टी ज़्यादा पाई जाएगी वहाँ पे, ठीक है ना, लाल पीली। तो लाल पीली मिट्टी, तो लाल पीली मिट्टी की बात करते हैं तो इसका परसेंटेज जो आता है हमारे पास में ये आता है 28% क्षेत्र पर ये मिट्टी पाई जाती है।
जितनी मिट्टियाँ हैं उसका 28% जो मिट्टी है वो हमें यही मिट्टी मिलने वाली है। इसके बाद हम देखते हैं कि इसका जो रंग लाल होता है ना, वो होता है आयरन ऑक्साइड के कारण। आयरन ऑक्साइड के कारण इसका जो रंग होता है वो लाल होता है। जो मिट्टी होती है ये मक्का और दलहन, मक्का व दलहन फसलों के लिए, मक्का व दलहन फसलों के लिए अधिक होती है, इम्पोर्टेंट है। इसके साथ ही ये मूंगफली के उत्पादन में भी ये मुख्य फसल और मुख्य मिट्टी होती है। क्षेत्र आप इसका देख सकते हैं, इसका जो क्षेत्र हमें मिलेगा, ये देखिए यहाँ पे रेड एंड येलो सॉइल लिखा है। तो ये जो रेड पोर्शन बनाया गया है ना, जो भी रेड पोर्शन है ये पूरा का पूरा रेड और येलो का ही पोर्शन है। तो इसमें आप देख सकते हैं मुख्यतः हमारे पास में कौन कौन सा जो क्षेत्र है वो आएगा। तो इसमें आएगा छोटा नागपुर का पठार आएगा, छोटा नागपुर का पठार आता है इस एरिए में। दंडकारण्य का पठार आता है। नीचे तेलंगाना का पठार आ जाता है, तेलंगाना का पठार। और उसके नीचे आता है धारवाड़ का पठार आ जाता है, धारवाड़ का पठार आ जाता है। तो इस प्रकार से ये हमें यहाँ पे लाल व पीली मिट्टी के क्षेत्र मिलते हैं। इसमें अगर हम बात करते हैं तो किसकी अधिकता मिलेगी आपको, तो आयरन ऑक्साइड की अधिकता मिलेगी। आयरन ऑक्साइड की यहाँ पर आपको अधिकता मिलेगी। इसी के साथ साथ में पोटाश, फास्फोरस, पोटाश व फास्फोरस, इन सब चीज़ों का यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, अधिकता मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने रेड सॉइल के लिए बारे में देख लिया है और किस किस की अधिकता है वो सब हमने देख लिया। इन सब चीज़ों की तो हमें अधिकता मिलेगी, जबकि नाइट्रोजन की यहाँ पे कमी मिलेगी, क्लियर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसके बारे में बात करते हैं काली मिट्टी के बारे में। काली मिट्टी के बारे में ओके, तो काली मिट्टी की बात करते हैं। तो काली मिट्टी का जो परसेंटेज है, काली मिट्टी जो है ये भारत के 16% भाग पर काली मिट्टी प्राप्त होती है, 16% भाग पर। और इसमें अगर हम बात करते हैं तो ये काली मिट्टी जो है ये किससे निर्मित है, तो ज्वालामुखी, मैंने जब क्लास के अंदर बताया था कि प्रायद्वीप पठारों का जो उद्गम है वो ज्वालामुखी क्रिया से हुआ है। उस क्रिया से जब लावा उत्पन्न हुआ, लावा निकला और लावा ने क्या किया, अपने साथ में जो मिट्टी लेकर के आया, उसका रंग जो है बेसाल्ट क्रम की जो चट्टानें होती हैं, उनके फेरा मैग्नीशियम के कारण इसका रंग कैसा हो जाता है, गहरा काला हो जाता है। तो बेसाल्ट क्रम की जो चट्टानें होती हैं, उनके फेरा मैग्नीशियम तत्व के कारण, मैग्नीशियम तत्व के कारण यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस मिट्टी का रंग जो है वो गहरा काला हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ ही देखेंगे आप, तो ये जो मिट्टी होती है ये सूर्य ताप से क्या हो जाती है, सूर्य ताप से गर्म होने के बाद में इसमें दरारें पड़ जाती हैं। जब जैसे सूर्य ताप गर्मियों की ऋतु होती है उस समय यहाँ पे क्या हो जाता है, दरारें पड़ जाती हैं, और उन दरारों के कारण ही इसे क्या कहते हैं, रेगुर कहते हैं। रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, यहाँ दरारें पड़ जाती हैं, तो वो दरारें क्या करती हैं, वर्षा काल में, वर्षा ऋतु में ये दरारें, ये जो मिट्टी है वर्षा ऋतु में जल प्राप्त करती है, और जल प्राप्त के बाद ये उसी जल से ही बिना सिंचाई के फसल उत्पादन करने में सक्षम रहती है। यानी कि इसकी जो नमी धारण करने की क्षमता है ना, वो सर्वाधिक होती है। नमी धारण करने की क्षमता है वो कैसी रहेगी, सर्वाधिक रहती है, उच्च रहती है। क्लियर है। काली मिट्टी का एरिया आप देख सकते हैं, ब्लैक सॉइल, ये ब्लैक सॉइल का है, ये ब्लैक एरिया ही अपने को शो किया गया है। तो आप इस प्रकार से ये दक्कन के मुख्य पठार में, मालवा का पठार में, राजस्थान में हाड़ौती के पठार में ये काली मिट्टी अपने को देखने को मिलती है। क्लियर है। और इसी के साथ आप देखेंगे कि ये जो काली मिट्टी है ये सबसे अधिक किसका उत्पादन करती है, कपास उत्पादन के लिए सहायक होती है, कपास उत्पादन के लिए।
और क्षेत्र जो है वो आपके सामने आ ही चुका है। क्षेत्र कौन सा है? गुजरात का, दक्षिण इलाका है, मध्य प्रदेश है, मुख्य रूप से महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के बाद में उत्तरी कर्नाटक है, कुछ तेलंगाना का पार्ट है। इस प्रकार से ये हमारे पास में इसका क्षेत्र आ जाता है। तो ये थी हमारे पास में काली मिट्टी। ओके, नेक्स्ट आगे देखते हैं। देखिए नेक्स्ट आती है हमारे पास में लेटेराइट मिट्टी। आप तब तक इस वीडियो को आगे के आगे सेंड कर दें भी, जल्दी से, वेट मत किया करें किसी का भी। आप सेंड करके इसको और फटाफट अपनी वीडियो पे वापस लौटें, ठीक है ना। लेटेराइट की बात करते हैं तो लेटेराइट ग्रीक भाषा का शब्द है। लेटर ग्रीक भाषा के लेटर से बना है। लेटेराइट शब्द जो है वो ग्रीक भाषा के लेटर से बना है, जिसका अर्थ होता है ईंट। यानी इसका मतलब इस मिट्टी का सर्वाधिक उपयोग जो है वो ईंट बनाने के काम में आता है। यानी प्रारंभिक उद्योग में, ईंट उद्योग में इसका काम लिया जाता है। इसमें क्या होता है कि लो ऑक्साइड तत्व होता है। लो ऑक्साइड व एल्यूमिनियम के कारण जो है वो इसकी जो रंग है ना वो लाल लोमी होता है, लाल लोमी। किसके कारण? लोह ऑक्साइड, लो ऑक्साइड व दूसरा जो हमारे पास में था उसका वो है एल्यूमिनियम। लो ऑक्साइड व एल्यूमिनियम के कारण जो है ये कैसा दिखता है अपने को? लाल लोमी रहेगा, लाल लोमी इसका रंग रहता है। क्लियर है? इसके बाद में हम देखते हैं तो इसमें एक क्रिया होती है, इसमें एक ना निक्षालन की क्रिया होती है। इस प्रोसेस के दौरान क्या होता है कि जो इसके अंदर खनिज तत्व होते हैं वो धीरे धीरे गहराई में जाने लग जाते हैं। तो वो गहराई में जाने के कारण जो है ऊपर खाली कंकड़ पत्थर रह जाता है। तो जो वो कंकड़ पत्थर रह जाता है उस कंकड़ पत्थर को जो एरिया है, मतलब उस जो ऊपर का जो क्षेत्र है उसे छोटा नागपुर के पठार के अंदर पाट कहते हैं। पाट यानी छोटा नागपुर पठार के अंदर भी इसका थोड़ा बहुत हिस्सा पाया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? पाट कहा जाता है। किसको? निक्षालन की क्रिया के बाद जब ऊपर कंकड़ पत्थर रहेंगे उस क्षेत्र में। क्या देखना आपको, जहाँ लेटेराइट मिट्टी अपने को मिलेगी तो वहाँ कॉफी और चाय का उत्पादन होगा, कॉफी और चाय का उत्पादन होगा। लेकिन ये ध्यान रखना है कि जो कॉफी होती है वो सूर्य की सीधी किरणों में रहेगी, सीधी किरणों वाले क्षेत्र में रहेगी, सीधी किरणें, क्योंकि ये लेटेराइट मिट्टी जो है पहाड़ी और ढलानों पे इस प्रकार से रहती है। और जो चाय होगी ये तिरछी किरणों वाले पे रहेगी। तिरछी किरणों वाला जो क्षेत्र है वहाँ पे क्या रहेगी? चाय रहेगी। चलिए नेक्स्ट आती है पर्वतीय मिट्टी। पर्वतीय मिट्टी, तो पर्वतीय मिट्टी जो है ये पर्वत के क्षेत्र में रहेगी। ये ऊपर आप देख सकते हैं, ये जो ग्रीन कलर की जो शेडो की गई है ये फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल है। तो ये आपके पास में पर्वतीय मिट्टी आप देख सकते हैं हिमालय के क्षेत्र में हमें मिलती है। अब इस मिट्टी में क्या होता है कि अगर अपने इसकी परसेंटेज देखें तो ये 6.9% यहाँ पे अपने को मिट्टी देखने को मिलेगी। पर्वतीय क्षेत्र में क्या होता है, यहाँ पर भी निक्षालन की क्रिया होती है। यहाँ पर भी क्योंकि पर्वत ऊंचे होते हैं तो ऊंचाई पे जैसे बरसात होती है तो बरसात के कारण जो इस मिट्टी के अंदर के जो खनिज तत्व होते हैं वो धीरे धीरे गहराई में जाने शुरू हो जाते हैं, या वो ऊपर से अपरदित होकर के नदियों में प्रवाहित हो जाते हैं, जिस वजह से वहाँ पर कंकड़ पत्थर ज़्यादा पाए जाते हैं। तो इसमें क्या हो रहेगा? कंकड़ पत्थर अधिक रहेंगे। इसी के साथ में देखेंगे आप तो यहाँ कंकड़ युक्त जो मिट्टी का जमाव रहेगा, और ये मुख्य रूप से हिमालय में है, इसको भी हमने देख लिया है। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ये यहाँ रहेगी शुष्क शीतोष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय बागानी कृषि के लिए। बागानी कृषि यानी जैसे सेब हो गए, सेब, सूखे मेवे, इस प्रकार से ये बागानी कृषि कहलाते हैं। और इसके साथ ही जो ये अरुणाचल प्रदेश का इलाका है तो यहाँ पे क्या रहेगी? चाय रहेगी। तो इस प्रकार से ये हमारे पास क्या आगे पर्वतीय मिट्टी के क्षेत्र आ चुके हैं। और पर्वतीय मिट्टी के बाद में नेक्स्ट हम देखते हैं आगे पर्वतीय का क्षेत्र हमने देख लिया है। और अब रहेगी हमारे पास में कौन से
एरिडी सॉइल रहेगी है। एरिडी यानी कि शुष्क यानी कि डेजर्ट के बारे में हम बात करते हैं आगे। रेतीली मिट्टी के बारे में बात करते हैं। रेतीली मिट्टी देखते हैं। रेतीली मिट्टी डेजर्ट सॉइल है और इसी को ही शुष्क मिट्टी कहते हैं। शुष्क और शुष्क को कहते हैं एरिड। एरिड सॉइल जो है, येलो कलर में आप एरिड सॉइल को देख पा रहे हैं। तो कौन सा क्षेत्र है समझ सकते हैं इस क्षेत्र को भी आप। और रेतीली जो मिट्टी है इसके लिए बात करते हैं तो ये शुष्क है और यहाँ पर वर्षा की कमी है। और यहाँ पर जो फसल होगी वो भी कौन सी रहेगी हमारे पास में, बाजरा फसल जो है यहाँ पे मुख्य रूप से रहती है। बाजरा, ग्वार, जो कि कम वर्षा वाले कम सिंचाई वाले यानी कि वो सिर्फ वर्षा पर निर्भर होती हैं, वो फसलें यहाँ पे होती हैं। और इसी के साथ में हम देखते हैं आगे। तो इसमें क्या होता है कि नमी ग्रहण करने की क्षमता बहुत कम होती है। नमी ग्रहण करने की जो क्षमता है वो क्या होती है, नमी ग्रहण करना, तो ये बहुत ही क्या होता है, कम होता है। जबकि काली मिट्टी में ये सर्वाधिक होता है। और सबसे अधिक नमी अपने पास में रखती कौन सी है, तो वो रहती है जलोढ़ मिट्टी। तो जलोढ़ मिट्टी जो होती है वो सबसे अधिक अपने पास में क्या रहती है, नमी रखती है। क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, वो मैदानों में होती है और मैदानों में हर समय बरसात या नदियों का पानी रहता है। तो इस वजह से ये 3 फैक्ट ध्यान रखने आपने कि सबसे अधिक नमी किसके पास होती है, तो वो रहेगी जलोढ़। और सर्वाधिक नमी ग्रहण करने की क्षमता किसकी होती है, तो वो रहेगी हमारे पास में कौन सी, काली मिट्टी। और सबसे कम नमी ग्रहण करने की क्षमता किसकी है, तो वो है रेतीली मिट्टी। क्योंकि रेतीली मिट्टी के कण जो होते हैं वो बहुत ही बारीक होते हैं और एक दूसरे से जुड़े नहीं होते। जुड़े नहीं होने के कारण क्या होता है कि वो पानी जैसे जाता है तो वो दूर दूर होते हैं, जिस वजह से पानी उनके अंदर से नीचे समा जाता है। क्लियर है। और यहाँ पर क्या होता है, इस मिट्टी में हम बात करते हैं तो यहाँ पे अपक्षालन की क्रिया होती है। अपक्षालन, निक्षालन की आपने क्रिया देख ली। इसे कहते हैं कैपिलरिंग कहते हैं इसको। कैपिलरी प्रोसेस कहते हैं, कैपिलरी प्रक्रिया कहते हैं इसको। कैपिलरी प्रक्रिया होती है। तो ये इस प्रक्रिया के दौरान क्या होता है, अपक्षालन के दौरान होता क्या है, हम इसे देखते हैं। अपक्षालन के दौरान क्या होता है कि नीचे से खारापन ऊपर आने लगता है। खारापन, क्षारीयता जो है वो ऊपर आने लगती है, जैसे बांगर के साथ में होता है उस प्रकार से। ठीक है। तो यहाँ क्षारीयता आती है तो इस वजह से ये मिट्टी खारेपन वाली हो जाती है। ये मिट्टी क्या हो जाती है, लवणीय युक्त हो जाती है, लवण युक्त हो जाती है, लवणीय मिट्टी बन जाती है। इसलिए जो क्षारीय मिट्टी है ना, जो अपन क्षारीय मिट्टी पढ़ेंगे या जो हम अपन लवणीय मिट्टी पढ़ेंगे ना, वो कोई अलग से नहीं है, वो इस मिट्टी का ही रूप चेंज है। वो जलोढ़ मिट्टी का भी रूप चेंज हो सकता है, काली का भी चेंज हो सकता है, जिसमें मतलब कि नमक की मात्रा होगी, जिसमें खारापन होगा। और वो खारापन कम वर्षा के कारण या अधिक सिंचाई के कारण, कम वर्षा के कारण भी हो सकता है और अधिक सिंचाई के कारण भी हो सकता है कि जितनी अधिक सिंचाई करते हैं उस वजह से उस मिट्टी का जो क्षारेपन होता है, खारापन होता है, वो ऊपर आ जाता है, जिसे हम कलर या रेह के नाम से भी जानते हैं। कलर या रेह कहा जाता है, वो बांगर में हमने पढ़ा था। ठीक है। तो उस वजह से ये लवणीय मिट्टी जो होती है ना, ये अलग से नहीं होती, तो इनके अंदर ही बनती है। इसलिए हम लवणीय मिट्टी के बारे में ज़्यादा नहीं देखेंगे। तो उसके बाद में देखिए जरा, इसी का ही एक पार्ट है रेतीली भूरी मिट्टी। रेतीली भूरी मिट्टी, तो रेतीली भूरी मिट्टी की जब हम बात करते हैं तो यहाँ हमारे पास में जो रहेगा, तो ये मिट्टी जो होती है नदियों के अल्प जैविक तत्वों से बनी होती है। नदियों का जो प्रवाह क्षेत्र होता है, नदियों द्वारा जो प्रवाह का क्षेत्र है, उसमें अल्प जैविक तत्व के निर्माण से बनती है। जिसमें मतलब कि पहले जहाँ नदियाँ बहती थी और वर्तमान में वहाँ नदी नहीं पहुँच पा रही है, तो उस नदी के द्वारा पहले जो अल्प जैविक पदार्थ ले जाए गए थे, उन पदार्थों की वजह से वहाँ पर रेतीली मिट्टी और जैविक पदार्थ दोनों का मिश्रण हुआ, तो वो बन जाएगी रेतीली भूरी मिट्टी बन जाएगी। ठीक है। और वहाँ पे कृषि जो है वो की जा सकती है, वो सिंचाई कृषि हो सकती है, वहाँ कृषि अच्छी हो जाती है। लेकिन शुष्क रेतीली में जो कृषि है वो बिल्कुल ही कम होती है, बिल्कुल ही वो
डिपेंड रहती है वर्षा पे, ठीक है। और इसकी अगर हम बात करते हैं तो अल्पजैविकता के कारण इसे इस मिट्टी को सिरोजम भी कहते हैं, सिरोजम भी कहा जाता है, सिरोजम भी कहा जाता है। ओके, ये ध्यान रखिएगा। ये किसकी बात चल रही है? रेतीली भूरी मिट्टी की बात चल रही है। इसके बाद में देखते हैं तो ये मिट्टी जो है ये कहाँ मिलेगी अपने को? दक्षिण पंजाब है और दक्षिण पूर्व जो है हमारे पास में कौन है? हरियाणा है। ये देखो दक्षिण पंजाब है, दक्षिण पूर्व हरियाणा है, उसके बाद में राजस्थान है, राजस्थान के बाद में उत्तर पश्चिम जो है वो गुजरात भी इसमें काउंट हो जाता है। तो पंजाब हरियाणा का हिस्सा आ गया, राजस्थान का हिस्सा आ गया और फिर गुजरात का हिस्सा इसमें आ जाता है। क्लियर है? और एंड में देखते हैं हम पीट मिट्टी के बारे में। पीट या जैविक मिट्टी, जैविक मिट्टी, ठीक है। अब ये जैविक मिट्टी यही क्या कहलाएगी? दलदली मिट्टी, ठीक है। अब ये जो मिट्टी है, अब ये जैविक मिट्टी जो होती है ये मिलेगी हमें, मतलब पीट मिट्टी जो है ये ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पर सूर्य की किरणें धरातल तक नहीं पहुँच पा रही। अब सूर्य की किरणें धरातल पर नहीं पहुँच पा रही तो उससे किण्वन की प्रक्रिया नहीं होती, किण्वन की प्रक्रिया नहीं होती, यानी कि सड़ना, यानी जो जैविक तत्व होते हैं वो सड़ते नहीं हैं। वो जो सड़ते नहीं हैं तो उनके नीचे जो पानी की वजह से जो मिट्टी इकट्ठी है, मिट्टी है जो वो दलदली मिट्टी बन जाती है। और ऊपर से जब हम देखते हैं तो ऊपर से हमें ऐसे लगता है कि ये मिट्टी, यहाँ पे कोई मिट्टी नहीं है, यहाँ पे मतलब दलदल नहीं है और ये सूखी मिट्टी होगी, तो हम उसके ऊपर चलना शुरू कर देते हैं। और क्या होता क्या वास्तव में? उसके नीचे दलदल होती है और एकदम से अचानक उसके अंदर व्यक्ति धंसने लग जाता है। जैसे आपने जंगलों में, मूवी में देखा है कि जंगलों के अंदर जब जाते हैं तो वो दलदल में नीचे धंस रहे हैं और ऊपर से देखने पर ऐसे लगता है कि यहाँ तो सिर्फ ओनली जैविक पदार्थ पड़े हैं, घास फूस पड़ा है, पत्ते पड़े हैं पेड़ों के। तो इस प्रकार से ये होती है पीट और जैविक मिट्टी, ठीक है ना। ओके, तो ये हमारे पास में था मिट्टियों का टॉपिक आज का, जिसमें हमने ये मिट्टियाँ सब देख ली हैं। यहाँ आपको 6 मिट्टियाँ मुख्य रूप से दिखाई गई हैं। 2 मिट्टियाँ जिसमें जैविक और क्षारीय मिट्टी है। इसका प्रॉपर कोई एरिया नहीं है, इसलिए प्रॉपर एरिया नहीं होने की वजह से हम इसको सिर्फ इसकी विशेषता को ही याद रख सकते हैं कि इसमें होता क्या है कि नदियों द्वारा बहाकर लाया गया जैविक पदार्थ, अब उस मिट्टी पर नदी का पानी भी आया, तो पानी आने की वजह से वो मिट्टी गीली होगी और उसके ऊपर जैविक पदार्थ आ गए। अब वो ऊपर से सूर्य की किरणें नहीं पड़ पा उस पर आई, और जैसे सूर्य की किरणें नहीं आई तो वो किण्वन की प्रक्रिया नहीं हुई, यानी कि सड़ना, वो जो पत्ते थे, वो जो घास फूस था वो सड़ा नहीं, और सड़ा नहीं तो नीचे भी की जो मिट्टी है वो सूखी नहीं, और जिस वजह से वहाँ पे बन गया दलदल। तो ये थी हमारे पास में आज की मिट्टियों का टॉपिक। आपको ये भारत की मिट्टियों का टॉपिक कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और तब तक वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।